बेटा सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, चाहे आप कितनी बार पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, खास करके रियल बढ़िया वाले हाई लेवल के जो क्वेश्चन है, अगर आप उनको सॉल्व नहीं करोगे तो बेटा आपकी रिकॉल और रिटेंशन, आपकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए बेटर है बेस्ट क्वेश्चन करो, बेटर क्वेश्चन करो। और उसी कंटेक्स्ट में बेटा मैं एक लेके आया हूं एक्सरे नीट एमसीक्यू सीरीज, जो जिसमें कि हाई क्वालिटी एमसीक्यूज होंगे, 20 एमसीक्यूज पर चैप्टर होंगे। इससे पहले हमने 11th के 2-3 चैप्टर उसमें कर दिए हैं, 3 चैप्टर कर दिए। आज एक 12th का एक चैप्टर लेके आ रहा हूं और उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा इसके भी हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, सो दैट कि आप रट्टा ना मारो, आप एनालाइज करना शुरू करो, पैटर्न देखना शुरू करो। ओके, तो चलो भाई सबसे पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। Consider the following statements about the pollen grains. Okay, the exine of pollen grain is made up of sporopollen. बिल्कुल ठीक है, exine sporopollen की बनी होती है, which is most resistant inorganic material known. बेटा इसको आप पॉज कर लो, ठीक है, और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस केस में ये स्टेटमेंट जो है बेटा गलत है। पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होता है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। द germ pore in the pollen grains are present for the pollen tube entry. बेटा ये स्टेटमेंट भी गलत है। जर्म पोर जो है वो पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए नहीं, एग्जिट के लिए। पोलन ट्यूब यहां पे निकलती है, एग्जिट पॉइंट है ये, तो एंट्री का पॉइंट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। Pollen grains of some plants can cause severe allergies and bronchial afflictions as per NCERT। बेटा ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Pollen grains can be stored in the liquid nitrogen at -196 degree Celsius for months without losing the viability। बिल्कुल ठीक है, पोलन ग्रेन को आप इतने पे स्टोर कर सकते हो। Vegetative cell is bigger than the generative cell in mature pollen grains। वेजिटेटिव सेल ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू जनरेटिव सेल। ये स्टेटमेंट भी बेटा सही है। तो आप देख सकते हो 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं और 2 स्टेटमेंट क्या है बेटा इसमें गलत है। तो इसने क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ओके, क्या एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया है? देखो बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है। The hard outer layer called the exine is made up of sporopollen which is one of the most resistant organic material लिखा हुआ है, क्लियर कट पता चल रहा है बेटा, है ना। फिर इसके बाद है pollen grain exine has a prominent aperture called the germ pore where sporopollen is absent। ठीक है, जहां पे sporopollen क्या होती है? एब्सेंट होती है, और वहां से पोलन ट्यूब इजीली यहां से एग्जिट कर सकता है। ठीक, इसके बाद लिखा है when the pollen is mature it contains 2 cell vegetative which is larger, यानी कि बिगर। तो हमने बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसे नहीं लिखा हमने। इसके बाद बेटा एक काम करो, आप जो है सेकंड वाले को पॉज करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो तब तक। Which of the following statements about the double fertilization is incorrect? यहाँ पे इनकरेक्ट के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले आपको इनकरेक्ट के ऊपर ऐसे गोला लगा देना है, सो दैट कि आप बार बार उसके ऊपर फोकस करो। बेटा माइक लगाना भूल गया था, माइक लगा लेता हूँ, गड़बड़ हो जाती है बाद में। ओके ठीक है। Which of the following statements about the double fertilization incorrect? One male gametes fuse with the egg cell to form a diploid zygote, जिसको हम सिंगेमी बोलते हैं। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। दूसरी है the other male gamete fuse with the 2 polar nuclei to form a triploid primary endosperm nucleus, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये स्टेटमेंट भी सही है। Double fertilization is a characteristic feature of all seed-bearing plants, including the gymnosperm। बेटा ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन इज ओनली यूनिक टू एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट के लिए होता है। डी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। The term double fertilization was coined because 2 male gametes participate in the 2 separate fusion events। बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी कुछ बोलते हैं इसके बारे में, लेट्स सी। एनसीईआरटी ने क्या बोला है? कहा डबल फर्टिलाइजेशन,
This result, one of the male gamete move toward the egg cell, completing the syngamy. This result in the diploid cell, zygote, बिल्कुल सही है. Other male gamete toward the two polar nuclei located in a fuse to produce a प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक है. दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, टर्म ट्रिपल फ्यूजन. तो हमने यहाँ पे देखा था ट्रिपल फ्यूजन के बारे में, ये स्टेटमेंट सही है ना. इसके बाद है सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन सिंगेमी एंड टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक द फिनोमेना इज डबल टर्म्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है. अब ये स्टेटमेंट देखो, ध्यान से देखो. एन इवेंट यूनिक टू द फ्लावरिंग प्लांट, एक छोटी सी लाइन से बेटा ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है. इतनी छोटी लाइन और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं. एनसीईआरटी का ये खजाना है, बच्चे रट के जाते हैं और रटना होता नहीं है. चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसने बोला है यहाँ पे कि एग एपरेटस और कॉलम 1 कॉलम 2 को यहाँ पे क्या करना है, आपको मैच करना है. लेट्स सी. एग एपरेटस बेटा होता है 2+1 सेल वाला, 3 सेल वाला होता है. अब देखो यहाँ पे 3 सेल लिखी है और 2+1 सेल भी लिखी है, तो बेस्ट किस में जाओगे आप? ऑब्वियसली 2+1 में जाओगे आप. तो एक आ जाएगा 3. सेंट्रल सेल जो होती है, सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, बिल्कुल ठीक है. एंटीपोडल सेल जो होती है वो कितनी सेल होती है बेटा? 3 सेल होती है, बिल्कुल ठीक है. मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है वो 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है, बिल्कुल सही है. तो ए का आ जाएगा 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का आ जाएगा 1 और यहाँ ये ऑप्शन आ गया बेटा, ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक है ना. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वाला. एनसीईआरटी ने कहा लिखा है आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर कट पता चल रहा है कि यहाँ पे egg apparatus होता है 3 cells are grouped together at micropyle and constitute the egg apparatus. The egg apparatus in turn consists of 2 synergid and 1 egg cell. तो इसका मतलब क्या है? 2+1 cell total 3 है ना. एंटीबॉडीज जो बोली है उसने क्या बोली है? 3 सेल्स बोली है, बिल्कुल ठीक है. चैलेंजेलेंट की साइड होती है. इसका लार्ज सेंट्रल सेल, उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, बिल्कुल ठीक है. ये स्टेटमेंट भी आ गई. और एंजियोस्पर्म जो है बेटा, ये सारी जो क्वेश्चन बना है वो इन्हीं लाइनों से बना है. तो आप समझ सकते हो कैसे क्वेश्चन बनते हैं. अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन का पैटर्न देखना लाइंस में आता है एनसीईआरटी में, तो आपको कोई रोक नहीं सकता नीट का सिलेक्शन लेने से कोई. चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पॉज करो और मैं आगे बढ़ रहा हूं. अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर्स. एंटोमो का मतलब बेटा क्या होता है? एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट की स्टडी होती है. तो एंटोमो का मतलब ही क्या होता है? इंसेक्ट. तो इसका मतलब इंसेक्ट से, यानी कि जो है जैसे कि हनी बी हो गया, इन सब से जो पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर्स. तो एंटोमोफिलस फ्लावर के पास क्या होना चाहिए? आपको पता है कि वो कलरफुल होने चाहिए, फ्रेग्रेंस अच्छी होनी चाहिए, नेक्टर प्रोड्यूस करना चाहिए, सो दैट कि वो अट्रैक्ट कर सके, उनको रिवॉर्ड दे सके और पॉलिनेशन कर सके, है ना. तो और नंबर जो होंगे वो स्पेसिफिक होता है, टारगेटेड होता है, तो जो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स है वो कम होते हैं. तो लेट्स सी. इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन. बेटा ये नहीं होना चाहिए, यही तो नॉट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पता है कौन सा है? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर क्या होता है? रैंडम होते हैं, वो हवा में बिल्कुल पोलन ग्रेन छोड़ देते हैं. ठीक है, हम लिख ही देते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाओ, ये एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है ना. तो यहाँ पे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की खासियत होती है कि फेदरी स्टिग्मा होता है. ठीक है, अब यहाँ से पोलन रिलीज हो गए, बहुत सारे रैंडम पोलन रिलीज होते हैं, हवा में रिलीज हो जाते हैं और वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, पॉलिनेशन बाद में एंड में करते हैं जाके. ठीक है, तो वो रैंडम होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए. पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, स्पाइनी होते हैं. ये एंटोमोफिलस फ्लावर की फीचर है. फ्लावर्स आर स्मॉल, इनकंसिपिकस एंड ओडोरलेस. ये भी तो फीचर है, ये भी तो जो है फीचर है बेटा, आ गया सी आ गया. ये भी तो मतलब दोनों ही फीचर ए एंड सी जो है बेटा वो किसके फीचर हैं? वो है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के फीचर हैं. फ्लावर है नेक्टर एंड द ब्राइट कलर्ड. तो ये वाला जो है बेटा डी वाला जो है ये एंटोमोफिलस का आ जाएगा. तो यहां पे ए एंड डी आंसर आएगा. ठीक है, ए अकेला सिंगल आंसर यहां पे नहीं है. ओके चलो भाई देखते हैं एनसीईआरटी कहां यहां पे मेंशन करती है. पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट द एबायोटिक पॉलिनेटर. एबायोटिक पॉलिनेटर मतलब होता है विंड जिसमें बायोटिक कंपोनेंट नहीं होते. आंसर रिक्वायर्ड द पोलन ग्रेन्स आर लाइट, नॉन स्टिकी,
so that they can be transported in the wind currents. They often possess the well exposed stamen. ठीक है, pollens are easily dispersed into water currents and large often feathery stigma. ये पिछली बार PYQs में आया हुआ है, बहुत PYQ में लगातार 2 साल आया ये वाला. Wind pollinator flower have a single ovule in each ovary and numerous flower packed into inflorescence. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट इज इट क्वाइट कॉमन इन द ग्रासेस. तो ये चीज लिखी हुई है बेटा पॉलिनेशन में यहाँ पे. अब यहाँ पे एक चीज है कि लार्ज नंबर क्यों वो करता है, प्रोड्यूस करता है, इसलिए करता है सो दैट कि वो अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉलिनेशन को बढ़ा सके. ओके, आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है. यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितनी है. पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म. बिल्कुल ठीक है, पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है. ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो द माइटोसिस टू प्रोड्यूस द 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर. गलत है, माइटोसिस नहीं करता, ये मियोसिस करता है. तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी. द जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म द 2 मेल गैमेट बिफोर द पोलन ग्रेन मैच्योरिटी इन ऑल एंजियोस्पर्म. अब यहां पे ना मेरे को ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत लगती है, क्योंकि 60% में 2 मेल गैमेट पे वो हो जाता है, रिलीज होता है, मतलब 2 सेल स्टेज पे रिलीज हो जाता है पोलन, और बाकी जो लेस देन 40% है उसमें 3 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन रिलीज होता है. तो ये वाली स्टेटमेंट उस हिसाब से क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी. आगे देखते हैं. किसी का फोन आ रहा है, चलो बाद में उठाते हैं. टेपिटम इज द इनरमोस्ट लेयर of the microsporangium that provides the nourishment to the developing pollen grain. बेटा ये 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, और ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत स्टेटमेंट नहीं है. नरिशमेंट देता है तो उसको ब्लू से कर देते हैं. पोलन ग्रेन्स आर शेड एट द 3 सेल्ड स्टेज इन ऑल एंजियोस्पर्म. 3 सेल स्टेज का मतलब ये, इसका मतलब कि 2 मेल गैमेट बना लिए, एक जेनेटिव सेल होगी 3 सेल स्टेज पे, तो ऑल में तो होता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, गलत होगी. तो 2, 3 और 5 यहां पे स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है. 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर आ जाएगा हमारा सी. एनसीईआरटी कहां लिखते हैं हम देखें इसके बारे में. तो चलिए एनसीईआरटी के भी छुपे रुस्तम देख लेते हैं. इन द न्यू सेल, ये तो एमएमसी आ गई. नहीं ये नहीं, ऊपर वाला गलत है, ऊपर वाला जरूरत नहीं है, नीचे वाला देखते हैं. Cytoplasm of the pollen grain surrounded by a plasma membrane. When the pollen grains mature, it contains the 2 cells, the vegetative cell and generative cell. Vegetative cell क्या होती है, बड़ी होती है. Generative cell क्या होती है, small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. PYQ है. It is a spindle shape with the dense cytoplasm and a nucleus. ठीक है, अब यहाँ पे ये यहाँ से क्वेश्चन बना है बेटा. ये in over 60% of the angiosperm, pollen grains are shed at the 2 cell stage. इसका मतलब है जेनरेटिव सेल उनमें डिवाइड नहीं करती है. In the remaining species, यानी कि less than 40%, the generative cell divides mitotically to give rise to the 2 male gamete before the pollen grain are shed at the 3 cell stage. इसमें लाइन का कहने का मतलब ये है कि जो 60% जो एंजियोस्पर्म है उसमें 2 सेल स्टेज होती है, और लेस देन 40% में क्या आ जाएगा, ये जेनेटिव सेल डिवाइड कर जाएगी, 2 मेल गैमेट बना लेगी और वो 3 सेल्स यहां पे बना लेगी. इस लाइन का मतलब क्लियर कट ये था, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस. असर्शन रीजन में बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, बच्चे इनसे डरते हैं. असर्शन रीजन में आपको एक तरीका बताता हूं. आप पहले स्टेटमेंट पढ़ो और उसके बाद जो है सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने से पहले दोनों के बीच में एक लिंकर वर्ड यूज करो. क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस बिकॉज, इन बिकॉज लगा दो, ड्यू टू लगा दो, हेंस लगा दो. ये 2-3 वर्ड जो लिंकर वर्ड होते हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि दोनों के बीच में, ए और आर के बीच में मैच बैठ रहा है, कनेक्शन बैठ रहा है, तो सेट बैठ जाएगा. पर ध्यान रखना, इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. आप डायरेक्ट मत चले जाना कि नहीं मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तुक्का मार लूंगा, ड्यू टू, हेंस और बिकॉज ऑफ लगा के, तो वो गलत हो जाएगा बेटा. पहले आपको पढ़ना आना चाहिए, पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर कर सकते हो ये चीज. ठीक है. इन क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स एंथर्स एंड स्टिग्मा lie close to each other and never open, thus ensuring the self pollination. स्टेटमेंट द्वारा बोलता हूं. क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस. ये इनवेरिएबली ऑटोगेमस होते हैं क्योंकि ये कभी ओपन नहीं होते. स्टिग्मा और जो एंथर है वो पास पास रहते हैं, जिसकी वजह सेल्फ पॉलिनेशन होता है. तो देख रहे हो आप, कहीं ना कहीं बिल्कुल सेट बैठ रहा है यहाँ पे, इसी वजह से यहाँ पे क्या जाएगा, आंसर ए आ जाएगा. तो ये एनसीईआरटी कहां लिखती है इसको.
देखो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है। क्लेस्टोगेमस फ्लावर, ये देखो, विच डू नॉट ओपन एट ऑल। इन सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर व्हेन एंथर डेहिसिस इन द डेहाइस इन द फ्लावर बर्ड्स pollen grain come in the contact with the stigma to effect the pollination. Thus, cleistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination landing on the स्टिग्मा। क्या बात है, देख सकते हो आप एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से कितना बढ़िया क्वेश्चन बना है बेटा। इसी चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पे क्लेस्टोगेमस में बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और इस बार इसके 50% चांस है, 50 to 70% चांस है 2026 में आने की बेटा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीशीज डज नॉट शो द मेंशन्ड रिप्रोडक्टिव फीचर करेक्टली। तो देखते हैं वेलिसिनेरिया क्या होता है, हाइड्रोफिली शो करता है, बिल्कुल ठीक है। ज़ोस्टेरा हाइपोहाइड्रोफिली, एनसीईआरटी उसको बिलो द वाटर बोलती है, तो ये बिल्कुल सही है। मैरीगोल्ड ऑर्निथोफिली बर्ड पॉलिनेशन, बेटा ये गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि मैरीगोल्ड जो है ब्राइट कलर होता है, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करता है, नेक्टर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और इसका मतलब इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इंसेक्ट से होती है उसकी, तो एंटोमोफिलस फ्लावर है और निथोफिलो फ्लावर नहीं है। यक्का यहाँ पे पॉलिनेशन बाय द मॉथ्स, ठीक है, एनसीईआरटी मेंशन करती है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो एनसीईआरटी की लाइंस यक्का में कहां लिखी है, ठीक है, ये आपको पता करके आना है कि एनसीईआरटी में कौन से पेज पे ये लिखा हुआ है, कुछ तो खुद करो यार। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। क्रोनोलॉजी समझिए थोड़ा सा, है ना। तो क्रोनोलॉजी यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि इवेंट बताने हैं आपको। सबसे पहले क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए या पॉलिनेशन होना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए पॉलिनेशन, सबसे पहले होना चाहिए पॉलिनेशन। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, 2। तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पॉलन जर्मिनेशन। 2 से क्या आ जाएगा और 5 आ जाएगा, तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। पोलन जर्मिनेशन के बाद बेटा होता है फर्टिलाइजेशन, है ना। तो 2, 4, 5, तो 2, 4, 5 दोनों में आ जाएगा, है ना। इसके बाद क्या है, एंडोस्पर्म पहले बनता है, बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, क्योंकि एम्ब्रियोजेनेसिस में ना जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उसके लिए फूड चाहिए होता है, और फूड कौन बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, तो पहले बनना चाहिए, तो 1 आएगा। इसका मतलब ये आंसर आएगा बेटा, ये आंसर आएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, लाइक इट। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इवेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो एनसीईआरटी की लाइन देखने की जरूरत नहीं है। अब ये भी कॉन्सेप्चुअल है। ए बॉटनिस्ट ऑब्जर्व दैट इन इस टाइप के ना क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस बार नीट 2026 में। प्रोबेबिलिटी है कि अप्लाइड टाइप जो होते हैं क्वेश्चन आए, प्रोबेबिलिटी है बेटा इस टाइप की, आप ध्यान रखना, धोखे मत रहना। ओके, ए बॉटनिस्ट ऑब्जर्व दैट इन ए पर्टिकुलर एंजियोस्पर्म each anther has a 4 pollen sacs। अब ठीक है, इसने कुछ ऑब्जर्व किया है, एंथर के पास पोलन सैक 4 हैं, बिल्कुल ठीक है, 1, 2, 3, 4। ईच पोलन सैक हैज द 50 मदर एमएमसी, 50 पोलन मदर सेल, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी आएगा, है ना। हर एक के पास कितने, टोटल कितने हो गए फिर 200 हो गए, 200 तो पीएमसी होगी। और ईच फ्लावर हैज ए 6 स्टेमन्स, उसके पास क्या है, ऐसे करके एक, तो एक एंथर, ऐसे करके कितने टोटल कितने, मतलब एक वो है, तो आगे जाके कितने होंगे टोटल, 6 स्टेमन है, और इसका मतलब 6 एंथर होंगे। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाय दिस फ्लावर। बढ़िया क्वेश्चन है, आई लाइक दिस क्वेश्चन भाई, देखो मजे आ जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करके। अच्छा, अपने को पता है कि जो एक पीएमसी है, एक पोलन मदर सेल, वो क्या बनाती है बेटा, 4 पोलन बनाती है, बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर हम देखते हैं कि पीएमसी कितनी है। पीएमसी हर एक में 50 है, और यहाँ पे हर एक में 50 है, और कितने यहाँ पे सेक है, 4 है, तो कितने हो गया, हर एक एंथर में कितने हो गया, 200 पीएमसी हो गया, 200 पीएमसी इन ईच एंथर। अब हम देखते हैं कि एंथर कितने हैं। अब उसने बताया कि फ्लावर में 6 स्टेमन है, तो 6 क्या हो जाएंगे, एंथर हो जाएंगे, और 6 क्या हो जाएंगे, एंथर हो जाएंगे। तो 200 इंटू 6 कितने हो गए, 1200 तो हो गए एंथर, नहीं पीएमसी होगी ना 1200, तो हटाओ इसको, 1200 हो गए पीएमसी,
और एक पीएमसी क्या करती है, 4 पोलन बनाती है, तो हो जाएगा 48 पोलन्स। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, है ना। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ये भी, ये सही आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर कट है, बढ़िया क्वेश्चन था, इस बार आने के चांस है, रेडी रहना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, मैच द पॉलिनेशन सिंड्रोम विद द पॉलिनेशन सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा पॉलिनेशन टाइप, यहाँ पे सिंड्रोम मत कर देना इसको, ठीक है। सिंड्रोम का मतलब कनेक्टेड, लिंक्ड विद करेक्ट फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक। एनिमोफिली का मतलब होता है विंड पॉलिनेशन, जिसमें फ्लावर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, और वो नेक्टरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो कौन सा आ जाएगा, लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, पोलन स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये वाला आ जाएगा। तो ए का क्या आ जाएगा, 2। तो ए का 2 में ये भी है, ये भी है। इसके बाद है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या होती है, इंसेक्ट वाला। तो लार्ज है, कलरफुल है, फ्रेग्रेंट है, नेक्टर, तो बी का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बी का क्या है, 1। तो वैसे तो क्वेश्चन यहां से निकल गया, देखो ये क्वेश्चन निकल गया, बट लेट्स सी हाइड्रोफिली क्या होती है। हाइड्रोफिली होती है पोलन प्रोटेक्टेड बाय द म्यूसिलेज रिबन लाइक पोलन्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सी का आंसर क्या आ जाएगा, 3rd। ऑर्निथोफिली यानी कि बर्ड वाले होते हैं, बर्ड वाले क्या होते हैं, रेड और ऑरेंज मोस्टली होते हैं, एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करती, मैं आपको पहले बता रहा हूं। कुपियस नेक्टर होता है, यानी कि थोड़ा सा अंदर की तरफ धसा हुआ नेक्टर होता है, और नो फ्रेग्रेंस, उनके पास फ्रेग्रेंस नहीं होती, क्योंकि बर्ड्स को फ्रेग्रेंस से नहीं, वो कलर से ज्यादा पास में आते हैं। तो 10th का आ जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि ए। 10th में आप देख सकते हो, क्लियर कट देख सकते हो कि जो वाटर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ लिखा है, as in this irregular mode of transport the male game but lower plants is believed particularly by some food flowers वेलिसिनेरिया है हाइड्रिला में, ठीक है, और सी ग्रासेस में, जोस्टेरा में होता है। ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज द, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज द वाटर फर्टिलाइजेशन। हाइसेंथोर जो वाटर लिली में नहीं होता है, और लीज ऑन द, यहाँ लिखा नहीं है यार, मैंने गड़बड़ कर दिया, मेरे से स्क्रीनशॉट गलत आ गया बेटा। तो आप अगर आप देखोगे ना, तो बेटा आप देखना इसमें कि जो है इसमें विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं उसमें पोलन्स के ऊपर ये लगा होता है बेटा, विंड नहीं, वाटर वाला जो है, वाटर में ये होता है और विंड में ये होता है। विंड वाला तो हमने देख लिया था, वाटर का दिखाने कह रहा था, वाटर यहाँ होता है बेटा, ठीक है। ओके, consider the following statement about the apomixis. Apomixis is a form of sexual reproduction that mimic the asexual reproduction. क्या लगता है, स्टेटमेंट सही है, गलत है? ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है, यहां पे मैंने स्विच कर दिया है इसको। इन एपोमिक्सिस सीड्स आर प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, सही स्टेटमेंट है, ये तो सही आ जाएगी। एपोमिक्सिस कैन बी यूजफुल फॉर द हाइब्रिड विगोर कंटिन्यूटी, ये भी ठीक है। एपोमिक्सिस इज कमर्शियली इंपॉर्टेंट इन द हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, ये भी ठीक है, आजकल यूज किया जा रहा है, एनसीईआरटी के लास्ट के पैराग्राफ में चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में करेक्ट पूछा गया, 3 करेक्ट हैं, तो हमारी 3rd इसका आंसर आ जाएगा, इजी पीजी। एनसीईआरटी का लिखती है, यहाँ पे क्लियर कट लिखती है, देख सकते हो। एपोमिक्सिस में क्या होता है, एपोमिक्सिस स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ऊपर मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी थी, इट इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ मोनोशियस प्लांट्स एक्सेप्ट। मोनोशियस प्लांट क्या होते हैं बेटा, मोनोशियस प्लांट्स वो होते हैं जिनमें ये बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वो एक ही प्लांट जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता हो एक प्लांट, या फिर वो एक ही प्लांट है जो दोनों टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करता हो। इस केस में यहाँ पे देखो दोनों ही, तो प्लांट यहाँ पे मोनोशियस है, प्लांट यहाँ पे मोनोशियस है, और या फिर उसको बाइसेक्सुअल प्लांट बोल सकते हैं। बट फ्लावर क्या हो सकते हैं, उसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं और उसके पास मोनोसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं, अगर एक ही प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है दोनों टाइप के फ्लावर। तो अब यहाँ पे बहुत ही, ये बेटा वीवीआईपी है, और इस बार ये 2026 में आने के चांसेस के हैं, 50 से 70% चांसेस के हैं इस बार आने के, ध्यान रखना। इसमें क्या बोला गया है, मोनोशियस कौन कौन से, कुकुम्बर मोनोशियस है, पंपकिन मोनोशियस है, मेज मोनोशियस है, और पपाया यहाँ पे क्या है बेटा, पपाया यहाँ पे
आ जाता है हमारा सही आंसर, ये डायोशियस है। पपाया क्या होता है, या तो मेल प्लांट होता है, ठीक है, या फिर फीमेल प्लांट होता है, अलग अलग होता है, यानी कि डायोशियस होता है। जबकि कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया और मेज हो गया, ये क्या करते हैं, एक ही प्लांट जो है मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय सेम प्लांट। तो क्योंकि एक ही प्लांट है तो मोनोशियस बोलेंगे। ऑल्दो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं प्रोड्यूस कर रहा या फिर मोनोसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, वो अलग कंटेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली जो लाइनें हैं ना एनसीईआरटी ने बहुत ही शुद्ध बढ़िया तरीके से लिखी हुई हैं, देखिए। छुपा रुस्तम papaya. In several species such as papaya, male and female flowers are present on the different plant. Clear cut बोला हुआ है कि मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर जो होते हैं अलग अलग प्लांट पे होते हैं, तो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट उनको बोला जाएगा, ठीक है। ऊपर जो है कहीं लिखा है दिस कंडीशन प्रिवेंट द if both male and female flower are present on the same plant such as the castor and maize, उनको मोनोशियस बोला है इसने, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर तो हैं बट ऑन सेम प्लांट में, और इसी वजह से क्या बोला उसने, मोनोशियस बोला है। क्या बात है। छुपा रुस्तम, यहां पे इस बार क्वेश्चन आने के 50 to 70% चांस है, बढ़िया क्वेश्चन है। इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन अकर्स बिफोर द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था जिसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन से पहले एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि फूड चाहिए, तो पहला तो सही है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। बिल्कुल सही है, दोनों अब लाइन को लॉजिक को लगाओ आप। एक्सेप्शनल रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, दोनों को पढ़ो। इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन अकर्स बिफोर द एम्ब्रियो फॉर्मेशन बिकॉज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो कहीं ना कहीं लॉजिक सही बैठ रहा है कि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म पहले क्यों बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसको न्यूट्रिशन चाहिए। अगर एम्ब्रियो पहले बन गया और फूड बनानी तो एम्ब्रियो की डेथ हो सकती है। इस केस में यहां पे बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी है, ये ऑप्शन 1 आएगा। एंडोस्पर्म एनसीईआरटी ने बिल्कुल छोटी सी लाइन लिखी है, क्या बवाल है एनसीईआरटी, देखो ये, और उसमें भी खास करके ऊपर की लाइन, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। प्रीसीड्स का मतलब क्या होता है, पहले आता है, तो एंडोस्पर्म पहले आएगा, एंडोस्पर्म क्या आएगा, पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस आएगी। बहुत ही बढ़िया, शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। आगे बढ़े, क्वेश्चन 14। और मैंने आपको बोल दिया कि जो अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन अच्छे बनने के चांसेस बाहर हैं। जेनेटिसिस्ट क्रॉस द 2 प्लांट्स एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग इन द F1 प्रोजेनी। अब F1 कहां से आ गया इसमें, लेट्स सी, देखते हैं। एक काम करते हैं, ये प्रिंसिपल इनहेरिटेंस का भी ना जो है मैं आने वाले टाइम में जल्दी ही 20 क्वेश्चन हाई लेवल के हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरे नीट सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करें। आप अगर दोनों में से क्या चाहते हो, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस चाहते हो या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चाहते हो, कल के कल तो मैं कल बना दूंगा। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कल कौन सा चाहिए आपको, सेक्सुअल नहीं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, किसके आपको नीट एक्सरे चाहिए सीरीज का, बता दीजिए। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, इसमें बोला है कि F1 प्रोजेनी प्लांट प्रोड्यूस द सीड्स, सीड प्रोड्यूस कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। सीड्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू मदर प्लांट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ टाइप लग रहा है। नो सेग्रीगेशन अकर्स इन द F2, कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं। मेल गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, तो इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा और सीड बन रहे हैं, सीड बन रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और जो सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं हो रहे, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं मतलब इन्वॉल्व नहीं है। तो ये क्या है, ये विच आर द मोस्ट लाइकली फिनोमेना अकरिंग। सेल्फ पॉलिनेशन, देखो सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल उसमें यहाँ पे हो रहे हैं।
एपोमिक्सिस हो सकता है, हाँ अभी हमने पीछे देखा था एनसीईआरटी में कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है विच मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां पे सेकंड सही है। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी में सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसमें तो सीड बन रहे हैं, है ना। तो इसमें अच्छा पार्थिनोकार्पिक होते हैं जो वो सीडलेस वो होते हैं वो, ठीक है, सीडलेस प्लांट होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तो सीड बननी नहीं चाहिए, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगी। ये बढ़िया क्वेश्चन था, अल्टीमेटो। क्वेश्चन 15, विच सेट ऑफ फीचर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। कितनी बार हम देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्राइटली कलर्ड, ये तो आया था 2025 में भी आया था और 2024 में भी आया था ये क्वेश्चन। थोड़ा सा ये वाला जो है कि फेदरी स्टिग्मा वाला ना, फेदरी स्टिग्मा लिखा नहीं यहाँ पे, चलो देखते हैं। ब्राइट कलर होते हैं, विंड पॉलिनेटेड नहीं होने चाहिए। फेदरी स्टिग्मा, लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन्स, वेल एक्सपोज स्टेमन, बिल्कुल ठीक है। लार्ज फ्रेग्रेंट फ्लावर नहीं होने चाहिए। रिबन लाइक पोलिन, ये विंड में नहीं होता, वाटर में होता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बी हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी कहां लिखती है, देखो पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट द एबायोटिक, ठीक है। विंड पॉलिनेशन रिक्वायर्ड द पोलर स्टिक आर लाइट, नॉन स्टिकी, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द विंड करंट्स, एक्सपोज, वेल एक्सपोज स्टेमन और ऑफन लार्ज फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप द एयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स। तो ये वाला क्वेश्चन 25 में भी आया था, 24 में भी आया था। इस बार पता नहीं, इस बार तो जो मैंने 50 to 70% चांसेस बताए हैं वहां से आने के चांसेस लग रहे हैं मेरे को। Which of the following produce two types of flower? टू टाइप्स ऑफ फ्लावर कौन प्रोड्यूस करता है, जो चेस्मोगेमस और क्लेस्टोगेमस होते हैं। तो लेट्स सी, वॉयला करता है, हिबिस्कस नहीं करता, कोमेलिना करता है, यस हिबिस्कस नहीं करता, पी नहीं करता, ऑक्जेलिस करता है, वॉयला करता है, यस कोमेलिना करता है, यस इसका आंसर सी आ जाएगा। वेलिसनेरिया, वॉयला, जस्टेरा ये नहीं करता, इसमें वेलिसनेरिया नहीं करेगा ना। तो देखो क्लेस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं कौन प्रोड्यूस करता है, चेस्मोगेमस और क्लेस्टोगेमस। वॉयला जिसको हम कॉमन पेंजी भी बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कोमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर, यहाँ पे आया हुआ है। इस बार आने के चांसेस हैं 2026 में, इस बार प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज बन रही है अच्छी खासी इसमें से, ठीक है। देखते हैं, बाकी देखो हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी बताते हैं। पेपर लीक वगैरह का देखो ये काम नहीं करता मैं, क्या मतलब पेपर लीक है ना। मैच द फॉलोइंग, ऑटोगेमी, ऑटोगेमी में क्या होता है, पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर होते हैं, सही है। गिटोनोगेमी, सेम फ्लावर नहीं होता, फ्लावर डिफरेंट होता है बट प्लांट सेम होता है। गिटोनोगेमी, गिटोनोगेमी पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, नहीं अनदर फ्लावर ऑफ, हाँ ये आ जाएगा इसका। जीनोगेमी फिर ये आ जाएगा, ठीक। तो होता क्या है, अगर सेम ही फ्लावर है तो फ्लावर बना देते हैं हम, सेम फ्लावर से आ रहा है तो क्या हो गया, ऑटोगेमी। अगर एक ही प्लांट से आ रहा है और ट्रांसफर हो रहा है तो गिटोनोगेमी। अगर डिफरेंट प्लांट से आ रहा है और डिफरेंट फ्लावर हो गए तो क्या हो गया, वो जीनोगेमी हो गया। तो यहाँ पे क्लियर कट है। तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ। कहां लिखी हुई ये चीजें, क्लियर कट लिखी हुई एनसीईआरटी ने। गिटोनोगेमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, बिल्कुल सही है ना। जीनोगेमी क्या लिखो, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, तो डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट आ गया, ठीक है। एक्चुअली ये जेनेटिकली डिफरेंट होता है, जबकि जेनेटिकली क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि सेम प्लांट से आया हुआ है। Which of the following is a correct sequence of the layer in the anther wall from innermost to outermost? तो innermost से लेके outermost, तो innermost कौन सी होती है, टेपिटम होती है। तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। लेट्स सी, मेरे हिसाब से टेपिटम, फिर उसके बाद है मिडिल लेयर, फिर उसके बाद है एंडोथीशियम, उसके बाद एपिडर्मिस। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अरे ये गलत हो जाएंगे, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। क्यों, इनर से आउटर पूछा है, एनसीईआरटी ने कहा लिखा है। तो इनर में देखो टेपिटम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ये वाली जो लेयर है ये कौन सी लेयर है, मिडिल लेयर है, देख सकते हो आप, ये है ना। फिर उसके बाद ये वाली लेयर कौन सी है, एंडोथीशियम, और उसके बाद कौन सी है, एपिडर्मिस। अब आपसे एक छोटा सा कमेंट में आप बताओगे मेरे को आंसर, एक क्वेश्चन पूछता हूं छोटा सा। डेहिसेंस के लिए कौन सी लेयर जरूरी है, और डेहिसेंस के बाद कौन सी लेयर बिल्कुल हट जाती है। तो आपको नाम बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
इसके बाद है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो करेक्ट पूछा है इसने, देखते हैं कौन कौन सी करेक्ट है। द पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ द, पोलन ग्रेन खुद ही होती है, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, पोलन ग्रेन बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके बाद दो सेल बनती हैं जो कि जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल होती हैं, सही है। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म शेड पोलन्स एट द 3 सेल स्टेज। ये मुझे गड़बड़ लग रही है, एनसीईआरटी ने बोला 2 सेल स्टेज पे छोड़ते हैं, ये गलत लग रही है, गलत है ये। पोलन वायबिलिटी इन द व्हीट एंड राइस इज लॉस्ट विद इन द 30 मिनट्स। ये सही है, क्योंकि कुछ मिनट्स में ही होती है। इंटाइन इज ए थिक हार्ड लेयर मेड ऑफ स्पोरोपोलिन। बेटा ये गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि इंटाइन होती है, एक्साइन होती है, थिक होती है जो, है ना। तो 2 सही है, 2 गलत है। करेक्ट पूछा गया है तो करेक्ट में यहाँ पे 2 इसका आंसर आ जाएगा, इजी पीजी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछा गया है रिगार्डिंग द मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। The megaspore mother cell undergoes the meiosis to produce the 4 megaspores. सही है। In most flowering plants, 3 megaspore generate and 1 remains functional. एक ही functional megaspore होता है, एनसीईआरटी क्लियर कट लिखती है, बिल्कुल ठीक है। The functional megaspore is usually the one towards the chelysal end. Suspicious है, देखें। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region. ये स्टेटमेंट है, जबकि यहाँ पे मैंने क्या लिखी है, चेलेजल एंड। तो बेटा ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। MMC इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये सही है। तो इसका थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। बेटा ऐसे ही बहुत सारी जो है हमारी नीट एक्सरे की सीरीज आने वाली है, आप मेरे से जुड़े रहना। हम सारे के सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। अब आपके अगर क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, क्वेश्चन 17 सॉल्व हुए हैं, अब 17, तो हैप्पी न्यूज है। बिटवीन 14 to 16 ठीक है, चल जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है बिटवीन 11 to 14 बेटा आप जो है जोन थोड़ा सा डेंजर है, आपको अच्छे से रिवीजन करनी है। इसका मतलब आपकी रिवीजन नहीं हुई, आपने रिवाइज नहीं किया, इसका मतलब ये जितना जल्दी हो सकता है कर लो। अगर बिलो 10 है तो बेटा आप तो डेंजर जोन में हो, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। रिवीजन तो बहुत दूर की बात है, रिवीजन तो बाद में आता है, आपने चैप्टर ही ढंग से पढ़ा, ठीक है। तो इस चीज को देखो आप,